Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। थ्योरम करते हैं डिस्कस और इस थ्योरम का नाम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है ना, लेंदी भी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे इसका यूज भी बहुत सारी जगह होगा। अब इस थ्योरम को पढ़ने के लिए इस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें इस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। और ये थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। अगर हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n नाम का कोई सेट है वेक्टर्स का, ठीक है, और ये वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ सम अल्फा के वेयर k इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 and लेस देन आर इक्वल्स टू n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है। ये सारे सेट्स मतलब कोई अल्फा के एग्जिस्ट करेगा जो कि प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो। इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों डायरेक्शन में थ्योरम जो है प्रूफ रहेगी, ट्रू रहेगी, ठीक है। तो पहुंचते हैं अपन एग्जिस्टेंस थ्योरम पे। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रहेंगे उसके लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करती है, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखिए आ जाते हैं प्रूफ पे, करते हैं प्रूफ। इसको मान लेते हैं लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम मान लेते हैं, ओके। वी कोई क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब हम इसी में एक सबसेट मान लेते हैं, है ना, जिसमें एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n वेक्टर्स मान लेते हैं। और इस तरीके से मानते हैं कि ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सभी के सभी नॉन जीरो हैं, ठीक है। या हम आगे इसे प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है। तो एक हमने सबसेट मान लिया एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सच दैट, इस तरीके से माना है हमने कि एल एस इक्वल्स टू वी, यानी कि एस जो है वी को जनरेट कर रहा है, ठीक है। कैसा माना है हमने, एस एक सबसेट माना है वी का जिसके पास जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है और ये सारे वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। इस तरह से है कि एस वी को जनरेट करता है, यानी कि एल एस इक्वल्स टू वी है, यानी कि वी के एवरी वेक्टर्स को एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो देखो, अगर हमें अगर हमें बेसिस शो करना होता है, अगर हमें बेसिस शो करना रहता है तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, दो चीजें प्रूफ करनी पड़ती हैं। एक हमें प्रूफ करना पड़ता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा हमें प्रूफ करना रहता है एल एस इक्वल्स टू वी, ओके। तो जो कंडीशन है यहाँ पे वो हम एक तो लेट करके चल रहे हैं कि एल एस इक्वल्स टू वी होगा ही होगा, एल एस इक्वल्स टू वी होगा ही होगा, ऐसा हम लेट करके चल रहे हैं। तो हमें केवल क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करके बताना है, ओके। क्या बताना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करके बताना है। तो आ जाते हैं फिर से यहीं पे, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि एल एस इक्वल्स टू वी तो है ही सही, एल एस इक्वल्स टू वी पहले से ही है, हमें केवल क्या प्रूफ करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये प्रूफ करना है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। मान लेंगे कि अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मान लो अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो क्या होगा, एल एस इक्वल्स टू वी पहले से है, एल एस इक्वल्स टू वी क्या है, पहले से है, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ पे अपन ने मान लिया। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया और जनरेट भी कर रहा है वी को, तो यही का यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। तो दो चीज प्रूफ करनी गई, मतलब दो चीज प्रूफ करनी गई थी बेसिस बताने के लिए। तो एक तो ये जनरेट कर रहा है, यहाँ से अपन ने लीनियरली इंडिपेंडेंट मान लिया, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट मानेंगे तो यही का यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और अगर यही का यही बेसिस हो जाएगा तो इस कंडीशन के लिए जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा।
और अगर बेसिस हो जाएगा तो थ्योरम यही की यही क्या हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर ये एस नाम का सेट जो लेकिन अगर एस नाम का ये जो सेट है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, अगर इंडिपेंडेंट था तब तो बेसिस हो गया, और अगर ये डिपेंडेंट हो जाता है तो हमने अभी ये एक थ्योरम देखी थी, वो कहता है कि अगर डिपेंडेंट सेट रहता है तो हमारे पास कोई अल्फा के एग्जिस्ट करता है सच दैट इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1। ऐसी थ्योरम अभी अपन ने देखी थी और लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूफ भी की थी। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, हमें एक अल्फा के मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें सम अल्फा के कुछ कोई अल्फा के मिलेगा जहाँ पे ये के की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगी और n से लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगी, सच दैट इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1। ओके, अब अगर ऐसा कोई वेक्टर हमें मिलता है अल्फा के, तो हम क्या करेंगे, एस में से इस अल्फा के को एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे बाहर। ठीक है, क्या करेंगे, इस अल्फा के को बाहर निकाल देंगे, एलिमिनेट कर देंगे एस से। अगर एस से एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास अब कितना वेक्टर बचेगा, उससे एक कम एन वेक्टर था, तो एन माइनस 1 वेक्टर बचेगा, और इसमें से अल्फा के को अपन ने क्या कर दिया, निकाल दिया है। तो अल्फा 1 रहेगा, अल्फा 2 रहेगा, अल्फा 1 रहेगा, अल्फा 2 रहेगा, अल्फा के माइनस 1 रहेगा, अल्फा के प्लस 1 रहेगा, अल्फा एन रहेगा, है ना। इसके बीच के सारे वेक्टर्स रहेंगे, बस अल्फा के यहाँ से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। ओके, और अगर ये अल्फा के यहाँ से निकाल दिया गया है तो अभी भी ये n माइनस 1 वेक्टर्स v को जनरेट करेंगे, अभी भी ये n माइनस 1 वेक्टर्स v को जनरेट करेंगे। इसका मतलब अगर गामा बिलोंग करेगा v में तो एल एस इक्वल्स टू वी तो हमें दे के रखा है। अगर एल एस इक्वल्स टू वी हमें दे के रखा है तो देखिए, अगर एस जो है वी को जनरेट करता है, ऐसा अपन ने स्टार्टिंग में ही माना है, और अगर स्टार्टिंग में माना तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये गामा को हम एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो देखिए, हम गामा को लिख सकते हैं a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस n1 a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 a के अल्फा के a के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 और a n अल्फा n, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि s वेक्टर s जो सबसेट है वो v को जनरेट कर रहा है। ओके, s सेट जो है v को जनरेट कर रहा है, तो v का हर एक वेक्टर s के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, और अगर एक्सप्रेस किया जा सकता तो हमने गामा को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। और अब भी जो अपन ने थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, कोई अल्फा के एग्जिस्ट करेगा और ये जो अल्फा के रहेगा इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। प्रीसीडिंग वेक्टर में कौन कौन आ जाएगा, अल्फा 1 आ जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा, अल्फा के माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि अल्फा के को अपन क्या लिख सकते हैं, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन b के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ पे जो अल्फा के की ये वैल्यू आ रही है, इस अल्फा के की वैल्यू को ले जा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, कहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फा के की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं, अल्फा के की जगह पे। अल्फा के को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी कि अगर अल्फा के को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के माइनस 1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे जहाँ पे अल्फा के आ रहा है यहाँ पे अल्फा के की वैल्यू आके पुट कर देते हैं। और जब यहाँ पे अल्फा के की वैल्यू आके पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास, गामा इक्वल्स टू a1 से लेके a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1, ये ऐसा ही
ए के अभी भी ऐसा ही, लेकिन अल्फा के की जगह पे ये वाली वैल्यू जो हमने पहले निकाली है ना, वो थ्योरम का यूज करके कि अल्फा के क्या होगा, इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो अल्फा के की जगह पे ये इतनी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा देखिए, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन बी के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। और इसके आगे तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ए के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन ऐसा आ जाएगा। अब देखिए आप, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, a1 अल्फा 1 है, यहाँ पे क्या है, a के b1 अल्फा 1 इतना है। तो अल्फा 1 को इन दोनों में से कॉमन करते तो क्या बचेगा, a1 प्लस a के b1 अल्फा 1 ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पे a2 है और यहाँ पे a के b2 अल्फा 2 है, तो इन दोनों में से अल्फा 2 को कॉमन करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ से a2 आएगा, यहाँ से a के b2 आएगा, तो a के b2 और ये अल्फा 2 बचेगा। ऐसे ही आगे चलते हैं, यहाँ पे ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1, यहाँ पे बी के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 और ये अल्फा के ए के है ही सही, तो कितना आ जाएगा, ए के माइनस 1 ए के बी के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। और इसके आगे के टर्म तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ए के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 प्लस एन सो ऑन ए एन अल्फा एन ऐसा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, लेफ्ट साइड में जो है वो क्या है, गामा है, और गामा कहाँ का है, v का है। ओके, यहाँ पे वेक्टर्स देखिए, यहाँ पे वेक्टर्स देखिए, तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा एन, यही सभी वेक्टर्स कहाँ पे हैं, देखिए ये एस डैश में है। कहाँ है, एस डैश में है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा एन। और इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में v के एलिमेंट को अपन एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि गामा इक्वल्स टू लिख पा रहे हैं अपन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि v का कोई एक वेक्टर है जिसको हम एस डैश के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हम ये बोलते हैं कि ये जो सबसेट है ये v को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यानी कि एस डैश जो है वो v को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अगर जनरेट कर रहा है तो बेसिस प्रूफ करने के लिए दो ही कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है एल एस इक्वल्स टू वी और एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहली वाली कंडीशन ये तो हो गई सेटिस्फाई, पहली कंडीशन तो होल्ड हो गई है एल एस इक्वल्स टू वी, यानी कि अब बचा क्या प्रूफ करने के लिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, यही अपन ने पहले एस सेट में भी यही था अपने साथ कि जनरेट कर रहा था, केवल हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना था। अब बताओ, अगर हम ये मान लें कि एस डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जनरेट तो पहले से ही कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट मान लिया अपन ने, और अगर लीनियर इंडिपेंडेंट मान लिया जनरेट कर ही रहा है तो यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ओके, और अगर यही बेसिस हो जाएगा थ्योरम यहीं पे खत्म। लेकिन अगर अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, अगर डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर से यही प्रोसेस पूरी रिपीट, फिर से यही पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। जैसे ही लीनियरली डिपेंडेंट हुआ वैसे ही वो थ्योरम अपन अप्लाई कर देंगे, देयर एग्जिस्ट सम अल्फा एल, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर सम अल्फा एल, जहां पे ये जो एल रहेगा वो के से ग्रेटर देन रहेगा। ओके, एक अगला अल्फा एल एग्जिस्ट करेगा जो कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल रहेगा, और अगर इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल रहेगा तो इस अल्फा एल को, जैसे हमने अभी अल्फा के को एलिमिनेट करा था, इसी तरीके से अल्फा एल को एस डैश से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे।
और अगर एलिमिनेट कर देंगे एक और वेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। एस डैश में कितने थे, n-1 थे। एस डैश में से भी एक और वेक्टर कम हो गया, तो अब बचने वाला जो सेट है हमारे पास एक दूसरा सेट बचेगा जिसको नाम देंगे एस डबल डैश। और इस एस डबल डैश के पास में n-2 वेक्टर्स बचेंगे क्योंकि एक और वेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। और हमने यहाँ पे देखा कि ये एस डैश जो सेट था ये वी को जनरेट कर रहा था जब हमने अल्फा के को एलिमिनेट करा। तो उसी तरीके से अल्फा एल को जब हम रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे एस डैश से, तो एस डबल डैश सेट जो बचेगा n-2 वेक्टर्स का, ये अभी भी वी को जनरेट करेगा जैसे एस डैश जनरेट कर रहा था। ओके, तो हमें क्या होगा, एस डबल डैश सेट मिला जिसके पास n-2 वेक्टर्स है। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो यही बेसिस हो जाता है, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे अपन। कब तक रिपीट करते चले जाएंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक रिपीट करते चले जाएंगे। कब तक रिपीट, जब तक कि हमें कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं मिल जाता है, तब तक रिपीट करते चले जाएंगे। ओके, इसी प्रोसेस को मतलब हमें एक सेट मिलेगा, वो क्या करेगा, वी को जनरेट करता रहेगा, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना रहेगा। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तब तो वही बेसिस हो जाएगा, लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, तो वो बेसिस नहीं हो पाएगा। और अगर बेसिस नहीं हो पाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो अपन थ्योरम बताएंगे, अल्फा के एग्जिस्ट करेगा, इस अल्फा के को रिमूव कर देंगे। ठीक है, बचा हुआ सेट फिर से जनरेट कर रहा होगा, फिर से वो अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो बेसिस हो जाएगा। अगर डिपेंडेंट हो गया तो अल्फा एल एग्जिस्ट करेगा। अल्फा एल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अल्फा एल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बचा हुआ सेट अगर इंडिपेंडेंट होता है तो वही बेसिस हो जाएगा, नहीं होता है तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे, चले जाएंगे, तब तक करते जाएंगे इस प्रोसेस को रिपीट जब तक कि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं मिलता है। ठीक है, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलेगा कब, कहेंगे सिंस एट द मोस्ट वी विल लेफ्ट ओनली वन वेक्टर विच एक्सपांस यानी कि विच जनरेट्स वी इज ए बेसिस। चूंकि हमारे पास एस में जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ऐसे अपन एक एक वेक्टर को रिमूव करते चले जाएंगे, तो फाइनली मान लो उस एस सेट में कोई एक ही वेक्टर मिला, मान लो कोई सा nth है ना, n बार अपन ने या कोई टाइम अपन ने रिमूव कर दिया इसमें से कि केवल इसमें कोई मान लो अल्फा 1 वेक्टर बचा, इसके अलावा जितने भी वेक्टर थे सभी को अपन ने रिमूव कर दिया है। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी हुई है, सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर जो होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो मान लो हम रिमूव करते गए, फाइनली अपने पास केवल एक ही वेक्टर बचा एस में, वो जनरेट तो करेगा ही वी में जैसे यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो अगर एक ही वेक्टर बचा, नॉन जीरो वेक्टर है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही। तो इसका मतलब हमें फाइनली जाके एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलना ही है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिलना ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो एस खुद बेसिस हो जाएगा या तो इसका कोई सबसेट बेसिस होगा, लेकिन बेसिस हमें मिलेगा, ये बात पक्की है। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बेसिस मिलना तय है, पक्का है, एक बेसिस मिलेगा। तो इसका मतलब यही हो गया कि या तो अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और हमने एस जो सेट माना है वो वही का वही बेसिस हो जाएगा, या तो उसका कोई सबसेट बेसिस होगा लेकिन बेसिस एग्जिस्ट करेगा। तो इसके साथ ही ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। देखिए हमारे पास जो एस सेट है, एक बार फास्ट रिवाइज कर देता हूँ इस थ्योरम को। एक सेट है एस, इसके पास जो वेक्टर्स हैं वो अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, एंड सो ऑन, अल्फा के भी ले लेते हैं अपन, एंड सो ऑन, अल्फा एन ऐसा वेक्टर है, ऐसे वेक्टर्स का ये सेट है, और ये सभी के सभी क्या है, नॉन जीरो है।
ओके, करना क्या है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में हमें ये करना है कि मान लेते हैं कि ये S जनरेट कर रहा है V को, यानी कि ये S सेट है ही इस तरीके से कि LS इक्वल्स टू V होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो बचा क्या बेसिस प्रूफ करने के लिए? केवल हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। तो अगर ये सेट, इस सेट के पास दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है कि ये क्या हो जाए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। दूसरा ये हो सकता है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बेसिस। ठीक है, लेकिन अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो प्रोसेस समझते जाते हैं ना। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो कोई अल्फा के एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के माइनस 1, यानी कि इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के। तो हम क्या करेंगे, इस एस सेट में से अल्फा के को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इस एस सेट में से अल्फा के को क्या करा हमने, रिमूव कर दिया यहाँ से, और जो नया सेट बना हमारे पास उस सेट का नाम दे दिया अल्फा एस का, सॉरी एस का डैश। ठीक है, एस का डैश नाम दे दिया। अब इसमें अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 है, लेकिन अल्फा नहीं है। और इसको हमने अभी देखा कि इसको हम इससे हम v के वेक्टर गामा को लीनियर, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि एल एस डैश इक्वल्स टू वी है अभी भी अपने पास। ओके, इतनी बात हो गई। अब इसके आगे चलते हैं अपन, इसके आगे चलते हैं तो देखो फिर से ये जो एस डैश सेट है, इसके पास भी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके पास भी केवल दो ही पॉसिबिलिटी होगी कि या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ये एस डैश सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो यही एस डैश क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो फिर से डिपेंडेंट जैसे ही होता है वैसे ही एक वेक्टर एग्जिस्ट कर जाता है। इस बार अल्फा एल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि के वाली बात तो हो गई जहां पे एल ग्रेटर देन क्या रहेगा, के रहेगा। ओके, जो कि इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एल माइनस 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, इस सेट में से, इस सेट में से अपन क्या करेंगे, अल्फा के को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसमें कहीं अल्फा एल होगा, उस अल्फा एल को रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे तो एक, इसमें कितने वेक्टर हैं, इसमें n माइनस 1 वेक्टर है, एक और वेक्टर इसमें से कम कर दिया तो एस डुअल डैश मिलेगा। इसके पास जो वेक्टर रहेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के माइनस 1 अल्फा के प्लस 1 अल्फा एल माइनस 1 अल्फा एल प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा एन तक वेक्टर्स रहेंगे। n माइनस वन यहाँ पे थे, एस डैश में n माइनस 1 वेक्टर्स थे, एक और वेक्टर कम हो गया तब कितना बचा, n माइनस 2 बचा। इसके साथ भी वही कहानी, ये क्या होगा, अभी भी एल एस डुअल डैश ये क्या करेगा, वी को जनरेट करता रहेगा। तो इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी, या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, या तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो यही का यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो अभी तक जो प्रोसेस अपन करते आए हैं इसी प्रोसेस को क्या कर देंगे, रिपीट करते चले जाएंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक बेसिस, जब तक बेसिस ना मिल जाए, जब तक बेसिस ना मिल जाए तब तक अपन इस प्रोसेस को क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो बेसिस हो जाएगा, और लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा जो कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर वो प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसे ही अपन क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, और कब तक ये प्रोसेस करते जाएंगे, जब तक कि हमें बेसिस ना मिल जाए।
और जब बेसिस मिलेगा, मान लो फाइनली हमें बेसिस नहीं भी मिलता है, तो लास्टली हमारे पास एस सेट में केवल कोई एक अल्फा वेक्टर बचेगा, कोई एक ही अल्फा वेक्टर बचेगा, और ये है कैसा, नॉन जीरो है। और अगर ये नॉन जीरो है तो क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर जो होता है, सिंगलटन नॉन जीरो वेक्टर, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो फाइनली हमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, और जो कि वो क्या करेगा, वी को जनरेट करता रहेगा और वही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमें वी का एक बेसिस मिल जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनवेरिएंस थ्योरम। इनवेरिएंस थ्योरम, और ये थ्योरम कहता है कि एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। वाह, मतलब कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसमें अगर दो बेसिस हैं, बेसिस का प्लूरल होता है बेसिस, ओके, तो दो बेसिस हैं, तो क्या होगा, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, दोनों के पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो देखो एक सिंपल सा वर्क यहाँ पे हम करेंगे, उस प्रोसेस को समझ लो, थ्योरम इजी लगेगी। हम दो बेसिस मान लेंगे, एक को बोल देंगे S1 है, एक को बोल देंगे S2 है। S1 में अपन मान लेंगे कि अल्फा 1 से लेकर के अल्फा m वेक्टर्स हैं, और S2 में अपन मान लेंगे कि बीटा 1 से लेके बीटा n तक वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, काम ये करेंगे कि बीटा मतलब S2 में से एक वेक्टर निकालेंगे और S1 में इंट्रोड्यूस कर देंगे, S2 से एक और वेक्टर निकालेंगे, S1 में इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो फाइनली हमें कोई सी कंडीशन मिल जाएगी जहां पे हम बोल देंगे m क्या होगा, लेस देन आर इक्वल्स टू n होगा। फिर हम इसी प्रोसेस को उल्टा कर देंगे और हमें एक दूसरी कंडीशन मिल जाएगी, n लेस देन आर इक्वल्स टू m मिल जाएगा। मतलब m जो है n से छोटा है, m जो है n से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई होंगी जब m और n आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसी बेसिस पे अपन थ्योरम को कर देंगे प्रूफ, ठीक है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है, सेम है, ओके। तो यही प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे इस पूरी थ्योरम में। करते हैं प्रूफ, आ जाइए। मान लेते हैं हमें ये बताना है कि दो वेक्टर मतलब एक वेक्टर स्पेस की दो बेसिस हैं, हमें ये बताना है दोनों पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो आ जाते हैं प्रूफ पे और मान लेते हैं कि मान लो S1 इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m, और S2 इक्वल्स टू बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m। कोई दो क्या है, बेसिस हैं किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F का, ओके। इतनी बात आ गई समझ में, तो इसके आगे चलते हैं। देखो अब हम कहेंगे कि देखो बीटा नाम का एक वेक्टर है, बीटा नाम का एक वेक्टर है जो कि कहाँ का है, S2 का है। बीटा नाम का वेक्टर है, ये S2 का है बीटा 1, लेकिन S होता क्या है, ये S2 होगा क्या, सबसेट होगा V में, V का। यानी कि अगर कोई वेक्टर अगर S2 में बिलोंग करता तो वो V में भी बिलोंग करता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा 1 क्या है, बीटा 1 V का कोई वेक्टर है, और हमने क्या माना, S1 एक बेसिस है V का, बीटा 1 एक वेक्टर है V का, और S1 V का क्या है, बेसिस है। और बेसिस होने का कंडीशन ये होता है कि L S इक्वल्स टू V होना चाहिए और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। L S इक्वल्स टू V का मतलब V का हर एक वेक्टर S के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे V का जो वेक्टर है वो बीटा 1 है और S1 इसका बेसिस है। इसका मतलब B1 को अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया
जा सकता है। और अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है तो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर इस बीटा को इस सेट में इंट्रोड्यूस कर दो तो जो सेट बनेगा, यानी कि बीटा वन बीटा टू बीटा वन अल्फा टू अल्फा एम, यानी कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम में हमने बीटा वन को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जो सेट बनेगा ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, S1 बेसिस जो है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम में हमने क्या करा, एक बीटा वन इंट्रोड्यूस कर दिया। एक बीटा वन इंट्रोड्यूस करा तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। और हमें पता है जैसे ही लीनियरली डिपेंडेंट होता है एक अल्फा के आ जाता है, और ये जो अल्फा के होता है ये इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोई अल्फा के है उसको बीटा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा के माइनस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर आगे चलेंगे, कहेंगे सिंस ईच वेक्टर ऑफ वी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के माइनस वन अल्फा के प्लस वन प्लस एंड सो ऑन अल्फा एम। तो अल्फा के को क्या कर देंगे अपन, एलिमिनेट कर देंगे, है ना। देखो v के एलिमेंट को इस S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अल्फा के को बीटा वन अल्फा टू अल्फा वन और अल्फा के माइनस वन के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो हम इस अल्फा के को इसमें से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इस अल्फा के को इसमें से एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर कौन कौन बचेगा, देखो बीटा वन एक नया वेक्टर मिला अपन को, तो क्या बचेगा, बीटा वन अल्फा टू अल्फा के माइनस वन, अल्फा के को निकाल दिया हमने तो अल्फा के प्लस वन एंड सो ऑन अल्फा एम बचा। ठीक है, इस नए सेट को अपन मान लेते हैं कि एस डैश इक्वल्स टू कितना है, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा के माइनस वन अल्फा के प्लस वन एंड सो ऑन अल्फा एम, इतना मिला अपन को। ओके, क्या करा अपन ने S1 में एक बीटा वन इंट्रोड्यूस करा और एक अल्फा को इसमें से क्या कर दिया, भगा दिया, निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब फिर से अपन कहेंगे ये S डैश जो सेट है ये अभी भी V को जनरेट करेगा, और अगर अभी भी V को जनरेट ये करेगा तो हम एक और वेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं S2 का, तो मान लेते हैं बीटा टू कोई वेक्टर है V का और S डैश V को जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब बीटा टू को अपन क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर्स S डैश के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि बीटा टू इक्वल्स टू क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा वन अल्फा टू अल्फा के माइनस वन अल्फा के प्लस वन अल्फा एम। फिर से क्या करेंगे, अगर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो इस बीटा टू को इधर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो फिर से एक नया सेट बनेगा बीटा वन बीटा टू और बाकी पूरे का पूरा एलिमेंट है ऐसा ही अल्फा वन अल्फा टू एंड सो ऑन अल्फा एम। अल्फा के पहले से एलिमिनेट कर दिया अपन ने, और हमने ये पढ़ा है कि अगर इस वेक्टर को इधर लेके आते हैं तब बनता क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट बनता है। तो इसका मतलब ये जो सेट रहेगा बीटा वन बीटा टू अल्फा टू अल्फा के माइनस वन अल्फा के प्लस वन अल्फा एम, ये क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ओके, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो फिर से हमें क्या मिलेगा, कोई अल्फा के मिलेगा जो कि इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा, है ना। यानी कि अल्फा एल बीटा वन बीटा टू अल्फा के माइनस वन अल्फा के प्लस वन अल्फा एल माइनस वन, इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रहेगा। और अगर इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा एल को एलिमिनेट कर देंगे, कहाँ से, एस डैश से। अल्फा एल को एलिमिनेट करेंगे तो बचा हुआ सेट अभी भी क्या करेगा, जनरेट करता रहेगा V को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, ईच स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ इंक्लूजन ऑफ वन बीटा टाइप वेक्टर
एंड एक्सक्लूजन ऑफ वन अल्फा टाइप वेक्टर। यानी कि हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक अल्फा टाइप वेक्टर को बाहर निकाल रहे हैं और एक बीटा टाइप वेक्टर को इंटर कर रहे हैं, है ना। बीटा टाइप को इंटर कर रहे हैं, एंट्री देते जा रहे हैं, और अल्फा टाइप को एग्जिट कराते जा रहे हैं। लेकिन आर अल्फा टाइप वेक्टर कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बिफोर बीटा टाइप वेक्टर। यानी कि जब तक सारे के सारे बीटा टाइप के वेक्टर इंटर अंदर नहीं आ जाते हैं, तब तक सारे अल्फा टाइप के वेक्टर को बाहर अपन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बिकॉज इन दैट केस वी गेट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ S2 जनरेटिंग रिमेनिंग वेक्टर्स ऑफ S2। यानी कि हमें एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा, और प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट वाली कंडीशन का क्या हो जाएगा, एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि m n से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m n से छोटा नहीं हो सकता है। और अगर हम बीटा को S1 और S2 के रूल को चेंज कर दें, यानी कि अब क्या करें, अब बीटा 2 को एग्जिट कराना चालू करें और अल्फा को इंटर करना चालू कर दें, तो इसी प्रोसेस का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि n लेस देन आर इक्वल्स टू m हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन हमें मिल रही है, m n से छोटा नहीं है, n m से छोटा नहीं है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों आपस में इक्वल होंगे तो m S1 के रिस्पेक्ट का क्या है, बेस क्या है, डायमेंशन है, n n S2 के रिस्पेक्ट में डायमेंशन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के जो बेसेज होते हैं, इनके नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं, सेम होते हैं। ओके, बस यही इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि हमने अगर एक वेक्टर एक सबसेट माना है S1, इसके पास है अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा m। एक दूसरा माना हमने S2, इसके पास जो वेक्टर है ये है बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा m। हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर को यहाँ से S2 से निकाल के इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ से एक अल्फा बाहर निकाल रहे हैं। एक S2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अल्फा यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, एक एक वेक्टर ये इसके बाहर निकलते जा रहे हैं, और एक एक बीटा इसमें इंटर करता जा रहा है। लेकिन सारे के सारे अल्फा पहले ही एलिमिनेट नहीं हो जाते हैं, हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई कंडीशन ऐसी आई कि मान लो कि ये सारे के सारे अल्फा बाहर निकल गए, तो मान लो उस समय S1 के पास जो वेक्टर्स थे वो कौन था, बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन, मान लो बीटा k तक ही था, n तक अपन पहुंचे ही नहीं, पहले ही हो गया। और ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, S2 का सबसेट होगा। और ये क्या है, प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि S2 के पास अभी वेक्टर है, और अगर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा तो ये अभी भी V को जनरेट कर रहा है, और अभी भी अगर ये V को जनरेट कर रहा है तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, और कंट्राडिक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, यानी कि n m से लेस देन हो ही नहीं सकता। अगर इसी रोल को अपन चेंज कर दें, इसी रोल को क्या कर दे अपन, चेंज कर दें, और अगर चेंज करें तो क्या हो, देखो इसी रोल को चेंज करें और हम ये करना चालू कर दें कि इसमें S2 में अल्फा को इंट्रोड्यूस करें और बीटा को बाहर निकाल दें, अल्फा को इंट्रोड्यूस करें और बीटा को बाहर निकाल दें, तो हमें कंडीशन क्या मिलेगी कि m n से छोटा नहीं है, m n से छोटा नहीं है, n m से छोटा नहीं है। तो दोनों अगर छोटे नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ये थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट थ्योरम का जो नाम है वो है एक्सटेंशन थ्योरम। इसका भी हम आगे यूज करेंगे। अब एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज ईदर ए बेसिस और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस। अब ये कहता है अगर किसी वेक्टर स्पेस में, किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F में, जो कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है,
अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, V का, तो या तो वही बेसिस हो जाएगा या तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है बेसिस में। क्या करेंगे अपन, या तो वही बेसिस हो जाएगा या तो उसे क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि कुछ और वेक्टर्स ऐड करके अपन उसे बेसिस बना सकते हैं। ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। तो प्रूफ कर पे आएंगे, कहेंगे मान लेते हैं कि S1 कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F का। कोई क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, उसके बाद एक बेसिस मान लेते हैं अपन, बेसिस मान लेते हैं β1 β2 βn, ये कोई बेसिस है किसका, V का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को मिला देंगे, किसको किसको, S1 और S2 के वेक्टर्स को मिला देंगे। तो हमारे पास एक नया सेट आ जाएगा जिसे नाम दे देंगे S। इसमें क्या करेंगे हम, है ना, फास्टली समझ लेते हैं, उसके बाद ये तो लिखने वाला काम समझ लेंगे ही सही अपन। α1 α2 एंड सो ऑन αm वेक्टर्स, तो ये है ही सही। इसमें हमने क्या करा, β1 β2 एंड सो ऑन βn वेक्टर्स को मिला दिया। अब क्या होगा, β1 वाले सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, α1 वाले सॉरी ये बेसिस है, बेसिस के हैं यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और जनरेट भी करेगा, ये केवल लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, इस सेट को लेके चलेंगे। अगर ये जनरेट कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वही वाली कंडीशन एग्जिस्टेंस वाली, कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो यही क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो कोई अल्फा के एग्जिस्ट करेगा जिसको इसके प्रेसिडिंग वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, और फिर अल्फा के को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। बचा हुआ अभी भी जनरेट करेगा V को, और बचा हुआ जो भी रहेगा अगर वो बेसिस होता है मतलब इंडिपेंडेंट होता है तो बेसिस, नहीं तो क्या होगा, एक और वेक्टर को अपन क्या करेंगे, डिपेंडेंट हुआ तो एक और वेक्टर को रिमूव कर देंगे। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस किसका लगेगा, एग्जिस्टेंस थ्योरम का। ओके, तो आ जाओ करते हैं प्रूफ। मान लिया हमने कि S1 कोई बेसिस है, ठीक है, सॉरी S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और S2 बेसिस है V का। तो मान लेंगे अपन सिंस अल्फा m V में बिलोंग करता है और S2 क्या है, बेसिस है, और अगर बेसिस है तो अल्फा m को S2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर इसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो इसका मतलब अल्फा m को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन से वेक्टर, α1 सॉरी β1 β2 βn के फॉर्म में। अब अल्फा m को क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो इसी β1 β2 βm में, तो क्या हो जाएगा, एक हमें सेट मिल जाएगा अल्फा m β1 β2 βn। ठीक है, और ये सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और हमें ये पता है एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसमें एक काम करते हैं, अभी अल्फा m को ही इंट्रोड्यूस किया था, हम सारे के सारे अल्फा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सबको एंट्री दे देते हैं और इस सेट का नाम दे देते हैं S। और इसके पास कौन सा वेक्टर है, α1 से लेके अल्फा m है, β1 β2 βn भी है, और ये क्या रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। जैसे ही ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है, हमें ये पता है कि जैसे ही डिपेंडेंट होगा कोई ना कोई अल्फा के टाइप का यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, बीटा के टाइप का। ठीक है, कोई बीटा के वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको। ओके, अब बीटा के ही इसलिए एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बीटा वाले एलिमेंट बेसिस के हैं और अल्फा वाले एलिमेंट को अपन को क्या प्रूफ करना है, बेसिस प्रूफ करना है। तो यहाँ से अल्फा वाले वेक्टर्स को अपन रिमूव नहीं करेंगे, किसको रिमूव करेंगे, बीटा टाइप वेक्टर को रिमूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्फा टाइप के वेक्टर को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा टाइप के वेक्टर को रिमूव करेंगे तो हमें बीटा मिलेगा अंदर, तो बीटा हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, क्योंकि अल्फा टाइप के वेक्टर को बेसिस हमें बताना है। ठीक है,
तो कोई बीटा एग्जिस्ट करेगा, बीटा के एग्जिस्ट करेगा, जो कि इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अब कहेंगे सिंस एवरी वेक्टर ऑफ वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा के माइनस 1 बीटा के प्लस 1 एंड बीटा एन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड बीटा के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन इन सारे वेक्टर्स का। तो अपन क्या करते हैं, बीटा के को इसमें से रिमूव कर देते हैं, और बीटा के को इसमें से रिमूव करेंगे तो अपने पास जो बचा हुआ सेट रहेगा, बचा हुआ जो सेट रहेगा, ये क्या बचेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम, बीटा 1 बीटा 2 बीटा के माइनस 1 बीटा के प्लस 1 बीटा एन। इसमें से बीटा के को क्या कर दिया अपन ने, एलिमिनेट कर दिया है। तो क्या आ जाएगा, ये सेट ऑब्टेन होगा हमें जब बीटा के को इसमें से एलिमिनेट कर देंगे, और ये अभी भी वी को जनरेट कर रहा होगा। और अगर ये वी को जनरेट कर रहा होगा तो जो रिमेनिंग सेट यानी कि एस डैश है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो यही बेसिस हो जाएगा। और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो जैसा एग्जिस्टेंस थ्योरम में हमने प्रूफ करा था, वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे, बीटा के गया तो बीटा एल एग्जिस्ट कर जाएगा, जो कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। और अगर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इस बीटा एल को भी एस डैश सेट से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करेंगे तो एक सेट हमें क्या मिलेगा, एस डबल डैश मिलेगा, और ये भी अभी भी वी को जनरेट करता रहेगा। और अगर ये वी को जनरेट करता रहेगा तो फिर से एस डैश के पास दो पॉसिबिलिटी, एक क्या, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो यही बेसिस हो जाता है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट होता है, तो इसी प्रोसेस को क्या कर देंगे, अपन रिपीट करते चले जाएंगे। और रिपीट करते चले जाएंगे तो आप देखिए हम इसमें से बीटा टाइप के वेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बीटा टाइप के वेक्टर को रिमूव कर रहे हैं। मान लो सारे के सारे बीटा टाइप के वेक्टर रिमूव हो गए, तो कौन सा वेक्टर बचेगा, केवल अल्फा टाइप का वेक्टर बचेगा। और अल्फा टाइप का जो वेक्टर है उसे अपन ने क्या माना, उस सेट को S1 माना है, और S1 को अपन ने कैसा माना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट माना है। और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और जनरेट यहाँ से ये करता ही रहेगा, इंडिपेंडेंट भी है जनरेट भी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक बेसिस मिल जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में S1 एक बेसिस मिल जाएगा। अब यहां से रिजल्ट बनाने की कोशिश करो तो या तो S1 बेसिस बन रहा है, या तो इससे ज्यादा वेक्टर का सेट एक बेसिस बन रहा है। तो यानी कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा तो या तो खुद वो ही बेसिस हो जाएगा, या तो उससे ज्यादा वेक्टर का सेट क्या होगा, एक बेसिस होगा। यानी कि एस को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए। ठीक है, तो यही अपनी थ्योरम थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो रहेगा वो क्या होगा, एक बेसिस फॉर्म करेगा, या तो उसे एक्सटेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, या तो S1 बेसिस हो रहा है, या तो इससे ज्यादा वेक्टर का सेट एक बेसिस बन रहा है।